नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक त्रिभुज PQR में कह रहा है कि एक त्रिभुज PQR में M भुजा QR का मध्य बिंदु है। ठीक है। कह रहा है कि N जो है PM का मध्य बिंदु है। कह रहा है कि एक त्रिभुज PQR में M जो है भुजा QR का मध्य बिंदु है और N जो है PM का मध्य बिंदु है। ठीक है। कह रहा है रेखा QN को आगे बढ़ाया गया। कह रहा है कि जो रेखा QN है उसे आगे बढ़ाया गया है। ठीक है। कह रहा है क्यूएन को आगे बढ़ाने पर वह भुजा पीआर को एस पर काटता है। हाँ, कह रहा है यदि पीएस बराबर 8 सेंटीमीटर है, पीएस बराबर जो है 8 सेंटीमीटर है, तो पूरी भुजा की लंबाई क्या होगी? पूरी भुजा की लंबाई क्या होगी? कह रहा है कि तो बताइए पूरी भुजा की लंबाई क्या होगी? हाँ, तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पर पूरी भुजा पीआर की लंबाई निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस त्रिभुज को आप देख रहे होंगे। हाँ, मान लीजिए इस त्रिभुज का ये वाला जो शीर्ष है, ये वाला हमारा P है, और ये वाला जो शीर्ष है ये Q है, और ये वाला जो शीर्ष है ये R है। R है। ठीक है दोस्तों, ये जो QR भुजा है दोस्तों, इस PQR त्रिभुज में ये जो QR भुजा है इसका मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है और इसका नाम है M। ठीक है। तो इस शीर्ष को M बिंदु से भुजा QR के मध्य बिंदु M से मिलाया गया है। इस शीर्ष को भुजा QR के मध्य बिंदु से मिलाया गया है। शीर्ष P को दोस्तों P शीर्ष को भुजा QR के मध्य बिंदु से मिलाया गया है। ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा PM भुजा दिख रहा है दोस्तों, ये जो हमारा PM भुजा दिख रहा है इसका मान लीजिए मध्य बिंदु यहाँ पर है और इसका नाम है N है। ठीक है। क्या है? N। दोस्तों ये जो QN है दोस्तों, Q शीर्ष को मैं N भुजा से Q शीर्ष को मैं N बिंदु से मिला दे रहा हूँ। जो PM भुजा का मध्य बिंदु है N से मिला दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जो QN है इसे आगे बढ़ाया गया है धीरे 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 धीरे, और ये जो हमारा है ये PR को S बिंदु पर काटता है। कहाँ पर काटता है? S बिंदु पर काटता है। तो जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है वैसे ही कुछ आकृति मैंने आपके सामने बनाने की कोशिश की है, वैसे ही कुछ आकृति मैंने बनाने की कोशिश की है। ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या क्या जानकारी लिखी गई है। कुछ जानकारी क्वेश्चन के अंदर भी लिखी गई है। तो हाँ, तो देख लेते हैं कि क्या जानकारी हम क्वेश्चन के अंदर लिखी गई है। हमसे कह रहा है हमसे कह रहा है कि त्रिभुज PQR में M जो है QR का मध्य बिंदु है। कह रहा है N जो है PM का मध्य बिंदु है। कह रहा है ये जो QN है इसे आगे बढ़ाया गया है और ये बढ़ाने पर PR को S बिंदु पर काटता है। ठीक है। कह रहा है PS जो है, कह रहा है ये जो हमारा PS है इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि ये जो PR भुजा है इसकी पूरी लंबाई क्या होगी? तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं लंबाई। ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, अगर ये हमारा मध्य बिंदु है, QR भुजा का मध्य बिंदु है, तो इस खंड और इस खंड की लंबाई का जो अनुपात होगा 1:1 होगा। अगर दोस्तों ये मध्य बिंदु है, इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, तो ऐसी स्थिति में इस खंड और इस खंड की लंबाई का अनुपात 1:1 हो गया। इस प्रकार देखा जाए तो QM और MR की लंबाई का जो अनुपात है 1:1 है। 1:1 है। ठीक है। 1:1 है और 1:1 है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर ये जो हमारा अगर PM का मध्य बिंदु N है तो ऐसी स्थिति में ये जो PN है और NM जो है इनके लंबाई का भी अनुपात जो होगा 1:1 होगा। अगर तो N जो है मध्य बिंदु है तो इस खंड और इस खंड की लंबाई का भी अनुपात क्या होगा? 1:1 होगा। हाँ हाँ। ठीक है। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ 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 कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है।
दोस्तों मैंने क्या किया, ये जो एम बिंदु दिख रहा है, कहोगे हाँ एम बिंदु दिख रहा है, मैंने एम बिंदु से इस क्यूएस रेखा के समानांतर एक रेखा खींच ली ऐसे। दोस्तों ये जो एम बिंदु दिख रहा है, कहोगे हाँ एम बिंदु दिख रहा है, मैंने यहां से एक समानांतर रेखा खींच ली क्यूएस के, और हमारी जो हमारा रेखा जो हमारी जो, जो मान लीजिए एस आर को टी पर काट रहा है, एस आर को टी पर काट रहा है, ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब आप धीरे धीरे बताइए दोस्तों, आप क्यू एस आर त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों क्यू एस आर त्रिभुज में इस भुजा के समानांतर एक रेखा खींची गई है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों क्यू एस आर त्रिभुज में इस भुजा के समानांतर ये वाली रेखा खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में इस खंड का और इस खंड की लंबाई का जो अनुपात होगा, वही अनुपात इस खंड का इस वही अनुपात दोस्तों इस खंड का इस खंड के साथ होगा, कहोगे हाँ। तो इस खंड की लंबाई का अनुपात क्या है, 1:1 है। तो एस टी और टी आर का भी लंबाई का जो अनुपात होगा, एस टी और टी आर की लंबाई का जो अनुपात होगा, 1:1 होगा। मतलब टी आर अगर तो इस भुजा के समानांतर ये वाली रेखा खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में इस खंड के साथ जो अनुपात होगा, वही अनुपात इस खंड का इस खंड के साथ होगा। मतलब अगर आर एम और एम क्यू के खंड का अनुपात जो है 1:1 है, तो आर टी और टी एस आर टी और टी एस के लंबाई का भी अनुपात जो होगा 1:1 होगा। क्या होगा, 1:1 होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। ठीक है। अब दोस्तों आप ये जो पीएमटी त्रिभुज देख रहे हो, हाँ पीएमटी त्रिभुज देख रहे हैं, पीएमटी त्रिभुज देख रहे हो, हाँ पीएमटी त्रिभुज देख रहे हैं। दोस्तों ये वाली जो रेखा, दोस्तों इस रेखा के समानांतर ये वाली रेखा खींचे थे, कहोगे हाँ। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये वाली जो रेखा होगी इसके समानांतर होगी, कहोगे हाँ। दोस्तों आप पीएमटी त्रिभुज देख रहे हो, हाँ। दोस्तों पीएमटी त्रिभुज में इस भुजा के समानांतर ये वाली रेखा खींची गई है, कहोगे हाँ। ठीक है, इस रेखा के समानांतर ये वाली रेखा खींची गई है। अगर दोस्तों इस रेखा के समानांतर ये वाली रेखा खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस खंड के साथ जो अनुपात होगा, वही अनुपात दोस्तों इस खंड के साथ होगा, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस खंड के साथ जो अनुपात है वो 1:1 है, तो ऐसी स्थिति में पीएस और एसटी का भी अनुपात एक अनुपात एक होगा। पीएस और एसटी का भी अनुपात 1:1 ही होगा। पीएस दोस्तों अगर दोस्तों इस भुजा के समानांतर ये वाली रेखा खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में इस खंड के साथ जो अनुपात होगा, वही अनुपात इस खंड के साथ होगा। अगर इस खंड के साथ अनुपात 1:1 है, तो इस खंड के साथ भी अनुपात जो होगा 1:1 होगा। हाँ, 1:1 होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कहोगे हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो टीएस और पीएस के खंडों का जो अनुपात है, टीएस और पीएस के खंडों का जो अनुपात है 1:1 है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया टीएस और पीएस के खंडों का अनुपात क्या है, 1:1 है। ठीक है, अब दोस्तों मैंने यहाँ पर जो अनुपातिक वैल्यू है इसे सेट करने की कोशिश की। यहाँ पर खाली है तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर भी खाली है तो मैंने 1 लिख दिया। अब दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता हूं तो आरटी की वैल्यू मिल जाएगी, अगर ऐसे करता हूं तो टीएस या एसटी की वैल्यू मिल जाएगी, अगर ऐसे करता हूं तो पीएस की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर कर दिया मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पर आरटी की वैल्यू 1 आ रही है, टीएस की वैल्यू 1 आ रही है और पीएस की वैल्यू 1 आ रही है। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब अगर पीएस की लंबाई दोस्तों यहाँ पर आरटी टीएस और पीएस की लंबाई का जो अनुपात है क्या निकल कर आ रहा है, कहोगे 1:1 आ रहा है। मतलब अगर आरटी की लंबाई या टीआर की लंबाई 1 है, तो एसटी की लंबाई भी 1 होगी और पीएस की लंबाई भी 1 होगी। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है, और यहाँ पर भी 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है। मतलब तीनों की लंबाई का जो अनुपात है 1:1 है। इस प्रकार देखा जाए तो यदि आरटी की लंबाई 1 है, तो एसटी की भी लंबाई 1 है और पीएस की लंबाई भी 1 है। इस प्रकार देखा जाए तो ये जो हमारा इस प्रकार देखा जाए तो पीआर की लंबाई क्या है, 3 यूनिट है। हाँ, पीआर की लंबाई क्या है, 3 यूनिट है। हाँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, पीएस की लंबाई क्या है, पीएस की लंबाई तो 1 यूनिट है, पीआर की लंबाई 3 यूनिट है। तो आप मुझे तो ये पीएस की लंबाई क्या है, 1 यूनिट है। लेकिन पीएस की लंबाई दोस्तों पीएस की जो लंबाई है दोस्तों 1 यूनिट नहीं है, 8 सेंटीमीटर है। मतलब 1 यूनिट बराबर है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, हमसे पीआर की लंबाई पूछ रहा था, कहोगे हाँ। तो दोस्तों 1 यूनिट जो है 8 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 यूनिट किसको करेगा, कहोगे 3 यूनिट वास्तव में 24 सेंटीमीटर को करेगा। मतलब देखिए तो पीआर की जो लंबाई है 24 सेंटीमीटर है। क्या है, 24 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर है। यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर, कहोगे हाँ,
यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, जब आप सीख जाएंगे, जब आप सीख जाओगे तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, इसी क्रम में दोस्तों आइए हम एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए अगले क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करिए कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में एस जो है क्यू आर पर इस प्रकार है कि क्यू एस जो है QS जो है QS और SR का जो अनुपात है, QS और SR का जो अनुपात है 1:2 है। कह रहा है TPS पर इस प्रकार है कि PT और TS का जो अनुपात है 3:2 है। कह रहा है यदि रेखा QT को आगे बढ़ाने पर PR को वो V पर काटता है, तो बताइए PR बराबर 36 सेंटीमीटर है, तो PV की लंबाई क्या होगी? PV की लंबाई क्या होगी? हम तो सबसे पहले दोस्तों PV की लंबाई निकालने के लिए जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है वैसी आकृति मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। वैसी आकृति मैंने दोस्तों बना ली है यहाँ पर, वैसी ही आकृति मैंने यहाँ पर बना ली है, वैसी ही आकृति यहाँ पर मैंने बना ली है। ठीक है, अब दोस्तों हमसे कह रहा था कि ये जो त्रिभुज पी क्यू आर है इसमें एस पी क्यू आर, अच्छा इसका नाम है एस, ये ध्यान रखना, इसका नाम है टी, इसका नाम है बी। ठीक है, हमसे कह रहा था कि ये जो पी क्यू आर त्रिभुज है इसमें एस बिंदु जो है भुजा क्यू आर पर इस प्रकार स्थित है कि क्यू एस और एस आर का जो अनुपात है 1:2 है। यदि मतलब अगर क्यू एस की लंबाई 1 यूनिट है तो एस आर की लंबाई 2 यूनिट है। हम आगे कह रहा है कि जो टी है पीएस पर ये जो पीएस है इस पर इस प्रकार स्थित है कि पीटी और टीएस की जो लंबाई का अनुपात है 3:2 है। मतलब अगर पीटी की लंबाई 3 यूनिट है तो इस टीएस की लंबाई 2 यूनिट है, 2 यूनिट। हाँ, कह रहा है कि ये जो क्यूटी है इसे आगे बढ़ाने पर ये पीएस पीआर को वी पर काटता है। कह रहा है कि यदि पीआर जो है पीआर ये पूरी लंबाई जो है पीआर भुजा इसकी लंबाई 36 है, तो पीवी की लंबाई बताइए, इसकी लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो ठीक है, तो आइए हम लंबाई निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैंने, आप एस बिंदु को देख रहे हो? हाँ, इस बिंदु को देख रहे हैं। दोस्तों एस बिंदु से मैंने एक रेखा ऐसे खींच ली, इस भुजा के समानांतर एक रेखा ऐसे खींच ली, कोई दिक्कत है? कोई नहीं। मान लीजिए दोस्तों ये जो हमारा ये वाली भुजा है, ये जो हमने इस बिंदु से भुजा एक दोस्तों मान लीजिए मैंने यहाँ से दोस्तों मैंने क्यूवी भुजा के समानांतर मैंने एस बिंदु से एक रेखा खींची जो वी आर को मान लीजिए यू पर काटता है, यू पर काटता है। कहाँ पर काटता है? यू पर काटता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं क्यू वी आर त्रिभुज को कहोगे? हाँ दोस्तों क्यू वी आर त्रिभुज में, दोस्तों क्यू वी आर त्रिभुज में दोस्तों क्यू वी आर त्रिभुज में इस भुजा के समानांतर ये वाली रेखा खींची गई है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस खंड के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात इस खंड के साथ होगा। कहोगे? तो इस खंड के साथ अनुपात है कि ना? कहोगे? देखिए इस खंड के साथ अनुपात जो है 2:1 है। तो यही अनुपात दोस्तों इस खंड के साथ होगा। मतलब इस खंड का और इस खंड के साथ जो अनुपात है 2:1 ही होगा। कहोगे? हाँ, अगर इस खंड के साथ जो अनुपात 2:1 है तो इस खंड के साथ भी अनुपात जो होगा 2:1 होगा। हाँ, मतलब आर यू और यूवी खंड के लंबाई का जो अनुपात होगा 2:1 होगा, 2:1 होगा। अगर इस खंड की लंबाई का जो अनुपात है 2:1 है तो इस खंड और इस खंड की लंबाई का भी अनुपात 2:1 होगा। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है? कहोगे? हाँ। तो पीएसयू त्रिभुज को देख रहे हो? हाँ, तो पीएसयू त्रिभुज में इस भुजा के समानांतर पीएसयू त्रिभुज में इस भुजा के समानांतर ये वाली रेखा खींची गई है। कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों इस त्रिभुज में इस भुजा के समानांतर ये वाली रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में इस खंड के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात दोस्तों इस खंड के साथ भी होगा। कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों इस खंड के साथ जो अनुपात है वो 3:2 है तो यही अनुपात दोस्तों इस खंड के साथ होगा। मतलब पीवी और वी यू का भी अनुपात जो होगा 3:2 होगा। हाँ, पीटी पीटी और टीएस का अगर अनुपात 3:2 है तो पीवी और वी यू का भी अनुपात 3:2 होगा। हाँ, मतलब यूवी और वीपी के लंबाई का जो अनुपात होगा 2:3 होगा। हाँ, यूवी और वीपी की लंबाई का जो अनुपात होगा क्या होगा? 2:3 होगा, 2:3 होगा। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत होगे? हाँ। अब मैं यहाँ पर अनुपातिक वैल्यू को सेट कर देता हूँ। तो आर यू और यूवी के लंबाई का अनुपात 2:3 है, 2:1 है, और यूवी और वीपी की लंबाई का जो अनुपात है 2:3 है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? अनुपातिक वैल्यू को सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर खाली है, यहाँ पर 1 लिख लिया, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर 2 लिख लिया।
ठीक है। अब दोस्तों मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर क्या आया तो 2 आया, यहाँ पर क्या आया तो 3 आया। इस प्रकार दोस्तों ये जो निकल कर आया है कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं है, ये तीनों की लंबाई का अनुपात है। मतलब आर यू, यूवी और वीपी की लंबाई का जो अनुपात है 4:2:3 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि आर यू की लंबाई जो है, आर यू की लंबाई 4 यूनिट है, 4 यूनिट है, तो यूवी की लंबाई जो है 2 यूनिट है और वीपी की लंबाई जो है 3 यूनिट है। हाँ, 3 यूनिट है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये कुल पी आर की जो लंबाई होगी 3, 2, 5, 5, 4, 9 होगी। क्या होगी? 9 होगी। पी आर की जो लंबाई होगी दोस्तों क्या होगी? 9 होगी। लेकिन दोस्तों पी आर की लंबाई 9 नहीं है, 36 सेंटीमीटर है। मतलब 9 यूनिट बराबर है 36 सेंटीमीटर के। हो गया। तो 1 यूनिट बराबर कितने के? 1 यूनिट बराबर है 4 सेंटीमीटर के। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे कह रहा है कि पीवी की लंबाई क्या होगी। तो हमारे अनुसार पीवी की लंबाई क्या होगा? 3 यूनिट है। अगर वास्तव में बताना है तो 3 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा। 1 यूनिट की वैल्यू 4 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 12 सेंटीमीटर के बराबर होगी। क्या होगी? 12 सेंटीमीटर के बराबर होगी। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। बात आती है कि हमें ऐसे करना पड़ेगा। जी बिल्कुल नहीं। अगर आप चाहते हैं दूसरे तरीके से करना तो आप किसी फिगर के अंदर कर सकते हैं। कैसे? आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हम ये बिना अनुपातिक वैल्यू लिखे ही इसके अंदर ही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, इस त्रिभुज को देख रहे हैं? हाँ, इस त्रिभुज में दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस भुजा के समानांतर ये वाली रेखा खींची गई है। तो ऐसी स्थिति में इस खंड का ऐसी स्थिति में इस खंड के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात इस खंड का इस खंड के साथ होगा। अगर इस खंड का इस खंड के साथ जो अनुपात है 2:1 है, तो यही अनुपात दोस्तों इस खंड का इस खंड के साथ होगा। मतलब यही है कि अगर आर एस और एस क्यू खंड की लंबाई का अनुपात 2:1 है, तो आर यू और वी यूवी के खंडों का लंबाई का जो अनुपात होगा 2:1 ही होगा। मतलब अगर आर यू की लंबाई का अनुपात आर यू की लंबाई 2 यूनिट है, तो यूवी की लंबाई जो होगी 1 यूनिट होगी। यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। अब दोस्तों इस त्रिभुज में आ जाइए, इस त्रिभुज में आ जाइए। तो इस त्रिभुज में इस भुजा के समानांतर ये वाली रेखा खींची गई है? तो हाँ, अगर इस त्रिभुज में इस भुजा के समानांतर ये वाली रेखा खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में इस खंड का इस खंड के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात इस खंड का इस खंड के साथ होगा। इस खंड का इस खंड के साथ जो अनुपात है वो 3:2 है। तो यही अनुपात दोस्तों इस खंड का इस खंड के साथ होगा। मतलब पीवी और वीयू के खंडों का लंबाई पीवी और वीयू के खंडों के लंबाई का जो अनुपात होगा 3:2 ही होगा। कहोगे? हाँ, 3:2 ही होगा। इसका मतलब यही है कि यदि पीवी की लंबाई जो है 3 यूनिट है, तो ये जो हमारा वीयू है इसकी लंबाई का जो अनुपात होगा 2 यूनिट होगा। हाँ, दोस्तों अगर मैं इसके अनुसार देखता हूँ, इस वाली वैल्यू के अनुसार देखता हूँ, तो वी यू की लंबाई क्या है? तो 1 यूनिट है। अगर मैं इसके अनुसार देखता हूँ तो वी यू की लंबाई क्या है? 2 यूनिट है। तो हाँ, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों तो बराबर होनी चाहिए। तो हाँ, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखिए 1 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 1, 2 का एलसीएम लूंगा तो आएगा हमारा 2। अब क्या करना पड़ेगा? तो 1 को बराबर करना है तो 1 से आप एलसीएम को डिवाइड करो, 2 आएगा। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर किया, यहाँ पर किया और यहाँ पर भी कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब इसी प्रकार इसे बराबर करना है तो मुझे 2 से एलसीएम को डिवाइड करना पड़ेगा, आएगा 1, और 1 से मैं ऊपर दोनों जगह मल्टीप्लाई करूंगा। अगर यहाँ पर करता हूँ तो यही आएगा और यहाँ पर करता हूँ तो 3 आएगा। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो इसके अनुसार भी, इस वैल्यू के अनुसार भी इस खंड की लंबाई 2 यूनिट है और इस वैल्यू के अनुसार भी इस खंड की लंबाई जो है 2 यूनिट है। इस प्रकार देखा जाए तो पीवी की लंबाई अगर 3 है तो यूवी की लंबाई जो है, यूवी की लंबाई 2 है और यूआर की लंबाई क्या है? 4 है। इस प्रकार देखा जाए तो पी आर की जो लंबाई है 9 यूनिट हो गया। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 9 यूनिट नहीं, ये 36 सेंटीमीटर है। मतलब 1 यूनिट बराबर है 4 सेंटीमीटर। हमसे क्या कह रहा है? तो हमसे कह रहा है पीवी की लंबाई क्या होगी। तो 1 यूनिट जो है 4 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 यूनिट वास्तव में 12 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। 12 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। आप बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो आप यहीं पर जवाब दे सकते थे, कोई जरूरत नहीं था आप अनुपातिक वैल्यू लेकर अनुपातिक वैल्यू को सेट करें। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? होगा नहीं। अब आगे दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने वाले हैं, एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और अक्सर इस पर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अक्सर इस कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पढ़िए इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब P1, कह रहा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब P1, P2 और P3 खींचे जाए तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई A
खींची जाए तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई ए इन तीनों लंबों के योग के 2/3 गुने के बराबर होगी। ठीक है, अर्थात यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो ऐसी स्थिति में इसकी जो लंबाई होगी वो P1 प्लस P2 प्लस P3 के योग P1 P2 और P3 के योग का 2/√3 गुना होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैंने समझाने के लिए आपके सामने एक त्रिभुज बना लिया। दोस्तों सबसे पहले मैंने समझाने के लिए आपके सामने एक त्रिभुज बना लिया और इस त्रिभुज का मान लीजिए नाम जो है ये इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी, इसका नाम है सी। आपको यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आपको यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए एक समबाहु त्रिभुज बना लिया। मान लीजिए इस समबाहु त्रिभुज का ये वाला शीर्ष ए है, ये वाला शीर्ष बी है, ये वाला शीर्ष सी। तो मान लीजिए इस समबाहु त्रिभुज के अंदर इस बिंदु से एक लंब डाला गया है इस वाली भुजा पर जिसका नाम है P1 और इसी बिंदु से इस भुजा पर एक लंब डाला गया है जिसका नाम है P2। क्या है? P2। क्या है? P2 है। ठीक है, और इसी बिंदु से इस भुजा पर एक लंब डाला गया है जिसका नाम है P3। क्या है? P3 है। हाँ, जिसका नाम क्या है? P3 है। जिसका नाम क्या है? P3 है। अगर दोस्तों इस समबाहु त्रिभुज के अंदर इस बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब जो है P1 और P2 और P3 है और इस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो A है। तो ऐसी स्थिति में इस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा A होगी वो वास्तव में इन तीनों लंबों के योग के इन तीनों लंबों के योग के 2/√3 गुने के बराबर। अगर तो इस समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा की जो लंबाई होगी वो तीनों लंबों के योग के 2/√3 गुने के बराबर होगी। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है आखिर कॉन्सेप्ट यही कहना चाह रहा है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब P1 P2 और P3 है और समबाहु त्रिभुज की भुजा A है तो ऐसी स्थिति में समबाहु त्रिभुज की भुजा जो A होगी वो तीनों लंबों के योग के 2/√3 गुने के बराबर होगी। ठीक है, ये चीज कहां से निकल कर आया, आइए हम इसके पीछे लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए हम इसके पीछे लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने समझा इस चीज को प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैंने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया। मान लीजिए इस समबाहु त्रिभुज का ये वाला शीर्ष ए है, ये वाला शीर्ष बी है, ये वाला शीर्ष सी है। ठीक है, दोस्तों मान लीजिए इस समबाहु त्रिभुज की ये वाली जो भुजा है ये है और समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है। तो ए भी ये भुजा भी ए होगी, ये भुजा भी ए होगी और ये भुजा भी ए होगी। मान लीजिए मैंने इस समबाहु त्रिभुज के अंदर एक बिंदु स्थित है जहां से इस भुजा पर डाले गए लंब जो है इस भुजा पर डाला गया जो लंब है वो P1 है और इसी बिंदु से इस भुजा पर डाला गया जो लंब है वो P2 है और इस भुजा पर डाला गया लंब जो है P3 है। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है फिलहाल की। हाँ ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ। दोस्तों मैंने क्या किया एक मिनट रुकिए। दोस्तों मैंने क्या किया, बी शीर्ष से इस बिंदु को मिला दिया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मैंने सी शीर्ष को इस बिंदु को मिला दिया। इसी प्रकार दोस्तों मैंने सी शीर्ष को इस बिंदु से मिला दिया। इसी प्रकार दोस्तों इस बिंदु को ये जो बिंदु हमारा मध्य में स्थित था, बीच में स्थित था, उसे भी मैंने ए शीर्ष से मिला दिया। आपको आपत्ति है? कोई नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें बताइए। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया? हाँ दोस्तों आप मुझे बताइए, सबसे पहले आप मुझे बताइए इस त्रिभुज ए, ये जो समबाहु त्रिभुज हमारा ABC है इसका क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4
√3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है, मतलब भुजा का स्क्वायर होता है। √3 a² / 4 होता है, √3 a² / 4 होता है। हाँ, समबाहु किसी भी समबाहु को देखिए, किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3 a² / 4 होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर a है तो इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा √3 a² / 4 होगा। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है कहोगे? हाँ, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है। मैंने कहा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार देखा जाए तो a है और ऊंचाई देखा जाए तो हमारा क्या है? P1 है। आधार क्या है? A है और ऊंचाई हमारा क्या है? P1 है। मैंने कहा ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। मैंने कहा हाँ। अच्छा, इस संभाव ये जो हमारा त्रिभुज दिख रहा है इसका एरिया क्या होगा? देखिए, किसी भी त्रिभुज का जो एरिया होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो इसका भी एरिया जो होगा 1/2 आधार क्या होगा? आधार A है और ऊंचाई क्या होगा? P2 है। तो इस प्रकार देखा तो इस त्रिभुज का एरिया जो होगा 1/2 आधार A × P2 होगा। हाँ। अच्छा, इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा? देखिए, किसी भी त्रिभुज का जो एरिया होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो इसका एरिया जो होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होगा, मतलब आधार A है और ऊंचाई P3 है। तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का जो एरिया होगा 1/2 A × P3 होगा। हाँ, ठीक है दोस्तों, इसका एरिया ये है, इसका एरिया ये है, इसका एरिया ये है। अगर मैं तीनों को जोड़ देता हूं तो इस पूरे समबाहु त्रिभुज का एरिया निकल कर आ जाएगा। तो मैंने तीनों को जोड़ दिया, मैंने यहाँ पर तीनों को जोड़ दिया। इस प्रकार देखा जाए तो समबाहु त्रिभुज का एरिया ये होगा। हाँ, समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होगा? ये होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। मेरे को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो समबाहु त्रिभुज का हमारे अनुसार देखा जाए तो एरिया तो ये है। अब दोस्तों, हमने यहाँ पर निकाला कि समबाहु त्रिभुज का एरिया ये होगा, लेकिन अभी को हमने यहाँ पर निकाला था कि ये होगा, मतलब ये बराबर है इसके कहोगे? हाँ, तो मैंने बराबर का साइन लगा, बराबर का साइन लगा। यहाँ तक सारी चीजें, यहाँ तक कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी है तो मुझसे, अगर यहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी है तो बताइए कहोगे? हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मेरे ठीक। अब दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपको दिख रहा है कि 1/2 A हर जगह कॉमन है, मैं कॉमन ले लिया। इसे मैंने वैसे उतार दिया, इसे मैंने वैसे उतार दिया। यहां से मैंने कॉमन लिया 1/2 A, और अंदर क्या बचेगा? तो अंदर बचेगा हमारा P1 + P2, P1 + P2, P1 + P2 + P3 बचेगा। हाँ, यही तो बचेगा कहोगे? हाँ, यही चीज बचेगा। तो मैंने वैसे उसे उतार दिया, इसे वैसे उतार दिया। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। दोस्तों, एक ए से एक कैंसिल कहोगे? हाँ, एक ए से एक कैंसिल। ठीक है, 2 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर 2 आ जाएगा कहोगे? अगर मैं यहाँ से एक ही वैल्यू निकालता हूँ तो ये जो है इसके अपोन में जाएगा, और जब अपोन में जाएगा तो 2 ऊपर पहुंचेगा और √3 नीचे आएगा। इस प्रकार एक ही वैल्यू क्या आएगी? एक ही वैल्यू निकल कर आएगी 2/√3, 2/√3, 2/√3, P1 + P2 + P3, P1 + P2 + P3। इस प्रकार से तो देख रहे हैं कि इस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वास्तव में किसके बराबर आ रही है? कहोगे? देखिए, तीनों भुजाओं के तीनों लंबों के योग के 2/3 गुने के बराबर आ रही है कहोगे? हाँ। तो यहीं से एक नियम निकल जाता है, यहीं से। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा A थी वो किसके बराबर निकल कर आ रही है कहोगे? देखिए, तीनों जो लंब डाले गए थे त्रिभुज के अंदर स्थित बिंदु से, तीनों भुजाओं पर जो लंब डाले गए थे उनके योग के 2/3 गुने के बराबर आ रही है। तो यहीं से एक नियम निकल जाता है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब क्रमशः P1 और P2 और P3 है, तो ऐसी स्थिति में समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होगी वो तीनों लंबों के योग के 2/3 गुने के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से आपने क्लियर की। अब आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर, आप ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? कहोगे कि भैया देखिए, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित एक बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब क्रमशः डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी? हाँ, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है और उसके अंदर एक बिंदु स्थित है, और उस बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए जो लंब है क्रमशः 6, 9 और 12 है। कह रहा है इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी? हाँ, ठीक है दोस्तों, आपको चित्र ये पता है कि जब किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब P1 और P2 P3 होते हैं, तो ऐसी स्थिति में समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है तीनों लंबों के योग के
तीनों लंबों के योग के तीनों लंबों के योग के 2/3 गुने के बराबर होगी। हाँ हाँ ठीक है। अगर वास्तव में हाँ हाँ दोस्तों आपको चित्र किस पता है, दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब P1 P2 और P3 है, तो ऐसी स्थिति में समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है तीनों भुजाओं के तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों के योग के 2/3 गुने के बराबर होती है। हाँ हाँ ठीक है। अब दोस्तों अगर यहाँ पर मुझे समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालनी है तो मुझे तीनों तीनों जो लंब डाले गए हैं उनकी वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है दोस्तों 2/3 के साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है सबसे पहले मैंने तीनों भुजाओं का योग कर लिया, तीनों भुजाओं का योग ही तो तीनों लंबों का योग कर लिया, तीनों लंबों का योग ही तो है कभी। हाँ तो पहला लंब 6 था, दूसरा 9, तीसरा 12, तो 6 9 15 15 12 27, तो यहाँ पर 27 लिख लिया। 27 लिख लिया। अब यहाँ पर मैं काटा पीछे में जाता हूँ, अगर मैं इसे काटता हूँ तो 9 आएगा, और 9 √3 की मल्टीप्लाई जब 2 से करूंगा तो आएगा 18 √3। हाँ मतलब संभावित रूप से जो भुजा होगी 18 √3 होगी। क्या होगी? 18 √3 होगी। हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। ठीक है तो थोड़ा और तेजी से करने के लिए दोस्तों आप कुछ मत करिए, सीधे डायरेक्ट योग कर दीजिए। तो अगर आपको तेजी से निकालना है तो आप ये सब मत लिखिए, डायरेक्ट योग करिए, जो लंब डाले गए हैं तीनों उनका योग करिए। 6 9 15 15 हमारा 12 27, 27 में 2/3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, संभावित त्रिभुज की भुजा निकल कर आ जाएगी। तो मैं मल्टीप्लाई अगर करता हूँ डायरेक्ट तो 18 √3 है। मतलब संभावित त्रिभुज की जो भुजा है वो 18 √3 क्या है? 18 इस प्रकार आप तेजी से निकाल सकते हैं, ये सब करने की जरूरत नौटंकी नहीं है। हाँ ठीक है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है अब आइए हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के आंतरिक बिंदु से भुजाओं पर डाले गए लंब, भुजाओं पर जो लंब है P1 P2 और P3 है। कह रहा है यदि P1 प्लस P2 प्लस P3 की वैल्यू 12 है तो भुजा का मान क्या होगा, जो भुजा है उसकी लंबाई क्या होगी। दोस्तों आपको चित्र की पता है कि जब किसी समबाहु त्रिभुज में स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब क्रमशः P1 और P2 और P3 होते हैं, तो ऐसी स्थिति में समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है तीनों डाले गए लंबों के योग के तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों के योग के 2/√3 गुने के बराबर होती है। मतलब अगर P1 और अगर डाले गए लंबे क्रमशः P1 और P2 और P3 हैं, तो ऐसी स्थिति में समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होगी 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3 होगी। हाँ ठीक है तो हमसे यहाँ पर कहा है कि जो लंब डाले गए हैं उनके लंबों का योग जो है 12 है। कह रहा है कि तब बताइए भुजा क्या होगी। तो दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि 12 है, तो यहाँ पर अगर मैं 12 रखता हूं तो क्या होगा, देखिए जब आप 12 यहाँ पर रखोगे तो हमें ये चीज प्राप्त होगा, ये चीज प्राप्त होगा। हाँ अब मैं यहाँ पर काटा पीटी में जाता हूँ, 4 √3 आया। क्या आया? 4 √3। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 √3 आया, 8 √3 आया। इस प्रकार देखा जाए तो संभावित त्रिभुज की भुजा है 8 √3। लेकिन आप ऐसे करने क्यों जा रहे हैं? आपको अच्छी तरीके पता है कि किसी भी कह रहा है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके पता है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब क्रमशः P1 और P2 और P3 है, तो ऐसी स्थिति में समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होगी वो तीनों लंबों का योग क्या है? 12 है। तीनों लंबों के योग का 2/3 गुना होगा, तो 2/3 गुने के बराबर होगा। मतलब समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होगी इतनी होगी को, मैंने कहा हाँ जी इतनी होगी। अगर मैं यहाँ पर गुणा भाग करता हूँ तो 8 यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। बताइए कोई दिक्कत है तो नहीं। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर आइए बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो यहाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पढ़िए इस अगले क्वेश्चन को होगा। देखिए कह रहा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस क्यू आर पर अभिलंब है। कह रहा है कि क्यू टी जो है भुजा पी आर पर अभिलंब है। कह रहा है यदि पी एस 12 है, क्यू आर 12 है 20 है और पी आर जो है 15 है, तो क्यू टी की लंबाई क्या होगी, क्यू टी की लंबाई क्या होगी। हाँ तो सबसे पहले मैं इस त्रिभुज को सबसे पहले इस आकृति को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है सबसे पहले दोस्तों मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ।
दोस्तों मान लीजिए ये जो शीर्ष है ये P है और ये वाला शीर्ष Q है और ये वाला शीर्ष R है, ठीक है, R है। दोस्तों इस P शीर्ष से एक लंब डाला गया है QR भुजा पर, एक लंब डाला गया है PS QR भुजा पर। इसी प्रकार दोस्तों Q शीर्ष से एक लंब डाला गया है PR भुजा पर, PR भुजा पर एक लंब डाला गया है QT डाला गया है, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है, कभी हमसे कह रहा है कि ये जो PS लंब डाला गया है इसकी लंबाई जो है 12 है, क्या है 12 है। और क्या कह रहा है, कभी आगे कह रहा है कि ये जो QR है, ये जो QR भुजा है, कह रहा है ये जो QR भुजा है इसकी लंबाई जो है 20 है, क्या है 20। हाँ कह रहा है कि ये जो PR है इसकी लंबाई जो है 15 है, क्या है 15 सेंटीमीटर है, क्या है 15 सेंटीमीटर है। हमसे क्या कह रहा है, कभी हमसे कह रहा है कि बताइए ये जो QT लंब डाला गया इसकी लंबाई क्या है। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं लंबाई क्या होगी, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए इस त्रिभुज, दोस्तों इस त्रिभुज को आप देख रहे हो, हाँ दोस्तों इस त्रिभुज में इस गोली भुजा पर एक लंब डाला गया जिसकी लंबाई हमें 12 सेंटीमीटर दी गई। आप मुझे बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इस आधार, ये जो आधार है और ये जो लंब है इसके अनुसार बताइए किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बताइए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार हमें दिया गया है 20 और ऊंचाई हमें दिया गया है 12। तो इस प्रकार देखें तो इसका क्षेत्रफल ये होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा, ठीक है। दोस्तों आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं, हाँ तो इस त्रिभुज में इस वाली भुजा पर एक लंब डाला गया है, हाँ नहीं। तो आप मुझे बताइए इस वाले आधार और इस वाले लंब के अनुसार त्रिभुज का एरिया क्या होगा, इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा। देखिए किसी भी त्रिभुज का जो एरिया होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार हमें दिया गया है 15 और ऊंचाई हमें दिया गया है, ऊंचाई हमें दिया गया है, ऊंचाई हमारा QT है, तो मैंने QT ले लिया, QT ले लिया। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो दोनों तो बराबर होंगे 1/2 से 1/2। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं काटाकुटी में जाता हूँ तो 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 5 बचा इधर, 5 से इधर काट दिया 4 आया, 4 × 4 = 16। तो इस प्रकार QT की वैल्यू क्या है कि होगी, QT की वैल्यू जो आई 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। मतलब जो लंब डाला गया है वो 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। हाँ तो यहाँ आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है। तो बात आती है कि हम तेजी से कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, जब भी किसी त्रिभुज के अंदर, किसी त्रिभुज के अंदर दो लंब और दो लंब दिए जाएं और उसमें से एक लंब है, दोस्तों जब भी किसी त्रिभुज के अंदर इस प्रकार क्वेश्चन देकर, जब भी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना क्या है, आपको करना क्या है। जब भी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, पहले वाले लंब और आधार की, पहले वाले आधार और लंब की मल्टीप्लाई कर लेनी है, ठीक है। पहले वाले आधार और लंब की मल्टीप्लाई कर लेनी है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 20 और, ठीक है, 20 और 12 आ गया। इसी प्रकार दूसरे वाले अब दोस्तों दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पहले वाले आधार और लंब की मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई कर, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर, यहाँ तक सारी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब दूसरे वाले अगर आपको इस वाले भुजा पर दूसरे वाले, दोस्तों अब दूसरे वाले आधार पर आधार और लंब की मल्टीप्लाई कर लेना है। दूसरे वाले आधार और लंब की मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, दोनों को बराबर कर लेना है और जल्दी से मान कर देना है। इससे ये कैंसिल करोगे तो आएगा QT, QT आएगा 16। मैं आपको ये बताने वाला था सीधे 15 से डिवाइड कर दो आ जाएगा QT की वैल्यू। सीधे मैं ये कहने वाला था कि आप 15 से सीधे डिवाइड कर दो तो आ जाएगा QT की वैल्यू। अगर ये QT दिया होता और इसकी लंबाई निकालना होता तो आप QT से डायरेक्ट डिवाइड करते तो आपको ये वाली वैल्यू मिलती। तो इस प्रकार मैं आपको बताने वाला था, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन भी आप देख लीजिए हाथों हाथ। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि किसी त्रिभुज PQR में कोण P जो है 90 डिग्री है और PS जो है QR पर लंब है। कह रहा है QR जो है 25 है और PQ जो है 20 है। तो त्रिभुज PQR और त्रिभुज PQS के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। कह रहा है कि एक त्रिभुज PQR है जहां पर P जो है शीर्ष पर बड़ा जो कोण है 90 डिग्री। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज PQR बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज यहाँ पर PQR बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज PQR बना लेता हूँ।
ये हमारा त्रिभुज पी क्यू आर है। तो मान लीजिए ये वाला शीर्ष हमारा पी है और ये वाला शीर्ष हमारा क्यू है और ये वाला शीर्ष हमारा आर। तो पी शीर्ष पर जो बना कोण है वो 90 डिग्री है, यहाँ पर बन रहा 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी शीर्ष पर बना जो कोण है 90 डिग्री है। कह रहा है पी एस जो है लंब है क्यू आर पर, पी शीर्ष से एक लंब डाला गया है क्यू आर पर, इसका नाम है पी एस। कह रहा है पीएस जो है क्यूआर पर लंब है। कह रहा है क्यूआर जो है 25 है। कह रहा है कि ये जो क्यूआर है, ये वाली जो भुजा है वो 25 सेंटीमीटर है। मतलब जो समकोण त्रिभुज पी क्यू एस में क्यूआर जो कर्ण है उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है कि पी क्यू जो है 20 है। कह रहा है कि ये जो पी क्यू है ये हमारा 20 सेंटीमीटर है। आगे हमसे कह रहा है, तो देखिए हमसे कह रहा है कि पी क्यू आर जो दिख रहा है और पी क्यू एस जो दिख रहा है, पी क्यू एस दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? हाँ, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है, हमसे कह रहा है कि दोस्तों ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है और ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, ये क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब किसी समकोण त्रिभुज में हम समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक लंब डालते हैं तो ऐसी स्थिति में ये वाला जो बड़ा वाला त्रिभुज होता है इस छोटे वाले त्रिभुज से क्या होता है? समरूप होता है। पता है कि नहीं? हो गया। इस प्रकार देखा है तो अगर इस समकोण त्रिभुज में इस समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक लंब डाला गया तो ऐसी स्थिति में ये जो बड़ा त्रिभुज होगा ये छोटे वाले त्रिभुज से समरूप होगा। और आपको चित्र ये बताया कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैंने कहा कि इस बड़े वाले त्रिभुज के, अगर बड़ा वाला त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज समरूप है तो इनके क्षेत्रफल का जो स्क्वायर होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा, क्या होगा? देखिए इस समकोण वाले त्रिभुज, इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज में देखिए इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज हमसे पी क्यू आर और पी क्यू आर और पी क्यू एस का पूछा है। तो सबसे पहले बड़े वाले समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में चलिए। तो इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज में कर्ण, दोस्तों इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में इस भुजा का इस छोटे वाले समकोण त्रिभुज में इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा? संगत भुजाओं का अनुपात कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संगत भुजाओं का अनुपात कहलाएगा। तो इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज में इस भुजा का इस छोटे वाले समकोण त्रिभुज में इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो हमारा संगत भुजाओं का अनुपात कहलाएगा। हाँ, इस बड़े वाले त्रिभुज में इस बड़ी वाली भुजा की वैल्यू है कितनी? को 25 है। और इस छोटे वाले त्रिभुज में इस बड़ी वाली भुजा की वैल्यू क्या होगा? 20 है। इस प्रकार देखा जाए तो बड़े और छोटे समकोण त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात जो है 5/4 है। तो इनके क्षेत्रफल क्या अनुपात क्या होगा? देखिए इनके क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा संगत भुजाओं का जो अनुपात है उसके स्क्वायर के बराबर होगा। संगत भुजाओं का जो अनुपात है उसके स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 25:16 होगा। मैंने कहा हाँ जी 25:16 होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें से क्लियर है। ठीक है, अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं? हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं और ये अगला क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार का है। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है? देखिए कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी शीर्ष पर बना जो कोण है 90 डिग्री है। कह रहा है पी एस जो है क्यू आर पर लंब है। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर का जो एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और पी एस आर का जो एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है पी आर जो है 12 है तो कर्ण क्यू आर की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमसे कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है। तो सबसे पहले मैंने एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बना लिया। कह रहा है कि पी शीर्ष पर जो बना कोण है 90 डिग्री है। मैंने 90 डिग्री का कोण बना लिया। कह रहा है कि पी एस जो है क्यू आर पर लंब है। तो मैंने पी से एक लंब खींच दिया क्यू आर पर जो पी एस कहलाएगा। ठीक है, ये जो पी एस है दोस्तों ये जो क्यू आर पर लंब है। कह रहा है कि पी क्यू आर का जो एरिया है, ये जो त्रिभुज हमारा पी क्यू आर है इसका जो एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है कि जो पी एस आर दिख रहा है, ये जो पी एस आर दिख रहा है इसका एरिया हमारा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है कि पी आर की जो लंबाई है, कह रहा है ये जो पी आर भुजा है इसकी लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है। क्या है? 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि ये जो क्यू आर है इसकी लंबाई क्या होगी? तो आइए निकालने की लंबाई कोशिश करते हैं। तो आपको चित्र ये बताया कि ये हमारा पी क्यू आर जो है एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि पी शीर्ष पर बना कोण जो है 90 डिग्री है। तो आपको चित्र ये पता है कि जब किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक लंब डालते हैं तो ऐसी स्थिति में बड़ा वाला जो त्रिभुज होता है इस छोटे वाले त्रिभुज से क्या होता है? समरूप होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो बड़ा वाला जो त्रिभुज है छोटे वाले त्रिभुज को क्या है? समरूप है।
और आपको चित्र ये पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है, संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है उनके क्षेत्रफल के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होता है। अगर तो बड़ा वाला जो त्रिभुज है, बड़ा वाला जो समकोण त्रिभुज है, ये छोटे वाले समकोण त्रिभुज के समरूप है, तो ऐसी स्थिति में इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा इनके क्षेत्रफल के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होगा। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात है कितना का होगा, देखिए बड़ा वाला जो त्रिभुज दिख रहा है, इनका बड़ा वाला जो त्रिभुज दिख रहा है इसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये छोटा वाला त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल जो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस प्रकार देखा जाए इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो वास्तव में 4:1 है। इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात है 4:1 है। मैंने कहा ये सब मत बताइए, तो देखिए कि मैंने कहा संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, देखिए जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा, ये जो दोनों बड़े वाले और छोटे वाले जो त्रिभुज समरूप है इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा इनके क्षेत्रफल के अनुपात, ये जो क्षेत्रफल के अनुपात आया है इसके तरह इनके क्षेत्रफल के जो अनुपात है उसके वर्गमूल के बराबर होगा। मतलब इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा 2:1 होगा। और यहाँ इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि यदि इस पी क्यू आर की ये जो कर्ण है पी क्यू आर की सबसे बड़ी भुजा अगर 2 यूनिट है तो इस छोटे वाले समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 1 यूनिट होगी। लेकिन इस छोटे वाले समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 1 यूनिट नहीं है, 12 सेंटीमीटर है। मतलब 1 यूनिट बराबर है 12 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है कि ये जो बड़ी भुजा है समकोण त्रिभुज की, ये बताइए तो सबसे बड़ी भुजा हमारे अनुसार क्या है, समकोण त्रिभुज की 2 यूनिट है। 1 यूनिट जो है 12 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 यूनिट किसको करेगा, तो 2 यूनिट की बात में 24 सेंटीमीटर को करेगा। मतलब समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा हमारी क्यू आर है वो 24 सेंटीमीटर की क्या होगी, 24 सेंटीमीटर। तो ये सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब दोस्तों हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कहना क्या चाह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक चित्र में पी क्यू, यूवी और आर एस जो है 3 समानांतर रेखाएं हैं। कह रहा है कि यू जो है भुजा पी एस पर स्थित है, यू जो है भुजा पी एस पर स्थित है। कह रहा है वी जो है भुजा क्यू एस पर स्थित है। कह रहा है कि यूवी जो है 6 सेंटीमीटर है, यूवी जो है 6 सेंटीमीटर है। क्यूएस जो है 12 सेंटीमीटर, क्यूएस जो है 12 सेंटीमीटर है। पीक्यू जो है हमारा 20 सेंटीमीटर है। साथ में आरएस जो है 16 सेंटीमीटर दिया गया है। कह रहा है पूरी भुजा पीएस की लंबाई क्या होगी, पूरी भुजा पीएस की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले इस आकृति को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर भुजा पीएस की लंबाई निकालने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इससे। तो जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैंने आकृति बना ली है। तो ये वाला जो शीर्ष है ये पी है और इस शीर्ष का नाम है क्यू, और ये जो शीर्ष हमारा वी है और ये वाला शीर्ष जो है यू है। हाँ, क्या है, यू है। ठीक है, और ये वाला जो जहां पर काटे हैं इसका नाम है क्यू है, और ये जो हमारा है एस है। हाँ, और ये वाला शीर्ष हमारा आर है। दोस्तों अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एक चित्र में पीक्यू कहाँ गया, पीक्यू जो है पीक्यू और यूवी जो है और आरएस जो है तीनों समानांतर है। मतलब ये तीनों समानांतर रेखा है। कह रहा है यू जो भुजा पीएस पर स्थित है, वी जो है क्यूएस पर स्थित है। कह रहा है यूवी जो है यूक्यू जो है यू कह रहा है कि ये जो यू और क्यू है ये हमारा 6 सेंटीमीटर है। कह रहा है ये वाली भुजा है 6 सेंटीमीटर। कह रहा है कि ये जो क्यूएस है ये 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि पीक्यू जो है 20 सेंटीमीटर है। कहाँ गया पीक्यू, ये कह रहा है कि 20 है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है कि आरएस जो है 16 सेंटीमीटर है। कह रहा है ये वाली जो भुजा है 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है कि पीएस की लंबाई क्या होगी, कह रहा है ये पीएस की लंबाई क्या होगी। हाँ, दोस्तों इस पीक्यूएस त्रिभुज को देख रहे हो हाँ। तो अगर इस पीक्यूएस त्रिभुज में ये वाली भुजा दी गई होती तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये वाली इस पीक्यूएस त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में समानांतर है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस भुजा का इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात इस भुजा का
वही अनुपात इस भुजा का इस भुजा के साथ होगा कहोगे हाँ। तो ये लंबाई हमें नहीं दी गई है, अगर दी गई होती तो मैं इसका फायदा उठाकर पीएस की लंबाई निकाल लेता कहोगे हाँ, लेकिन नहीं दी गई है। तो आइए सबसे पहले हम इस भुजा की लंबाई निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप इस आकृति को देख रहे हैं कहोगे हाँ, इस वाली आकृति को देख रहे हैं कहोगे हाँ, ये हमारी डंबल आकृति है। तो इस आकृति में, इस वाली आकृति में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में समान, और जब इस प्रकार की आकृति मिलती है और शीर्षाभिमुख कोण के सामने वाली आमने सामने की भुजा समांतर होती है, तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। मतलब ये वाला जो त्रिभुज है और ये वाला जो त्रिभुज है आपस में समरूप होंगे, और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है मतलब अगर ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात इस भुजा के साथ होगा। इस भुजा के साथ अनुपात है कितना होगा, 6:12 का रिश्ता है। तो यही रिश्ता वास्तव में इस भुजा का इस भुजा के साथ भी होगा। यही रिश्ता वास्तव में इस भुजा का इस भुजा के साथ होगा। अगर मैं यहाँ पर काटापीटी मचाता हूँ तो ये 6 दूनी 12, 2 8 16। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो हमारा यूवी है ये 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यूवी क्या है, यूवी हमारा 8 सेंटीमीटर है। यूवी हमारा क्या है, 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हाँ यहाँ तक सारी चीजें। अब दोस्तों आप इस पी क्यू एस त्रिभुज देख रहे हो हाँ, तो पी क्यू एस त्रिभुज में इस भुजा के समानांतर ये वाली रेखा खींची गई है। अगर तो इस भुजा के समानांतर ये वाली रेखा खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में इस खंड के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात दोस्तों इस खंड का इस पूरी खंड के साथ होगा। इस खंड के साथ अनुपात क्या होगा, इस खंड के साथ जो अनुपात है 4 दूनी 8, 4 पंचे 2/5 का रिश्ता है। यही रिश्ता वास्तव में एस यू खंड का यही रिश्ता वास्तव में एस यू खंड का एस पी खंड के साथ होगा। मतलब एस अगर यू इस खंड और इस खंड की लंबाई का अनुपात 2:5 है, तो एस यू और एस पी खंड की लंबाई का भी अनुपात 2:5 होगा। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये कि यदि एस यू खंड की लंबाई 2 यूनिट है तो एस पी खंड की लंबाई वास्तव में 5 यूनिट है। तो लेकिन दोस्तों एस यू खंड की लंबाई 2 यूनिट नहीं है, 18 सेंटीमीटर है। क्या है, 18 सेंटीमीटर है। मतलब 2 यूनिट बराबर है 18 सेंटीमीटर। 2 यूनिट बराबर है 18 सेंटीमीटर। 1 यूनिट बराबर कितने की बोले, 1 यूनिट बराबर है 9 सेंटीमीटर। 1 यूनिट बराबर है 9 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि ये जो पीएस है इसकी लंबाई क्या होगी। तो पीएस या एसपी की लंबाई क्या होगा, देखिए पीएस या एसपी की लंबाई जो है 5 यूनिट है। 5 यूनिट है। अगर वास्तव में बताना तो 5 यूनिट की वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 45 सेंटीमीटर होगी। 45 सेंटीमीटर होगी। मतलब देखें तो पीएस की जो लंबाई है 45 सेंटीमीटर है। क्या है, 45 सेंटीमीटर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी, हाँ यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छे से ठीक है। अब आइए दोस्तों आज का हम दोस्तों ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ये जो हमारा है आखिरी कॉन्सेप्ट है, और इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज किसी एक ही आधार पर स्थित है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। कह रहा है कि जब दो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित होते हैं, तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात यदि दो त्रिभुज एक ही उभयनिष्ठ आधार BC पर स्थित है तो उनकी माध्यिकाएं क्रम से M1 और M2 है, तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा M1 अनुपात M2 के बराबर होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मान लीजिए ये जो हमारा ये ऊपर का जो ये वाला जो हमारा, मान लीजिए दो त्रिभुज हैं जो एक ही आधार पे बनाए गए हैं। मान लीजिए दोस्तों दो त्रिभुज है, एक ये है और एक ये है, दोनों एक ही आधार पर बनाए गए हैं। तो जो पहला त्रिभुज है उसका ये वाला शीर्ष जो है ये है और आधार जो है BC है, ठीक है। और दूसरा वाला जो त्रिभुज है उसका शीर्ष ये है D है और उसका आधार भी BC है, ठीक है। दोस्तों मैंने क्या किया, ए शीर्ष से एक माध्यिका खींची। दोस्तों ए शीर्ष से एक माध्यिका खींची।
तो माध्यिका क्या होती है? माध्यिका सामने वाली भुजा पर माध्यिका आपको चित्र के पता है कि माध्यिका होती क्या है? तो मान लीजिए बीसी का मध्य बिंदु ये है, तो ऐसी स्थिति में जो शीर्ष ए से खींची गई जो माध्यिका होगी बीसी के मध्य बिंदु से मिलेगी यहाँ पर होगी, ठीक है। और मान लीजिए इसकी लंबाई जो है m1 है, ठीक है, m1 है, ठीक है। इसी प्रकार तो मैं डी शीर्ष से एक माध्यिका खींच रहा हूँ, तो डी शीर्ष से जो माध्यिका खींची जाएगी सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से जाकर मिलेगी। और मान लीजिए ये जो माध्यिका हमारी डी शीर्ष से खींची गई है इस वाले त्रिभुज में, उसकी लंबाई जो है m2 है, m2 है, m2 है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ। तो ये जो लंब है, ये शीर्ष से डाला गया लंब है, चाहे मैं खींचूं चाहे ना, इससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। जो हमारा नियम है इस माध्यिका से संबंधित है, इस माध्यिका से संबंधित है, इसलिए इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिलहाल के लिए खींच लीजिए, ना तो आपको ना तो आप कहोगे कि फिगर में तो बनाकर आपने दिया है, इसका कोई वजूद नहीं है। ये जो लंब खींचा गया है इसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई लेना देना यहाँ पर नहीं, इस कॉन्सेप्ट के साथ समझाने के लिए, हाँ, प्रूफ करने के लिए इस लंब का होना जरूरी, इस लंब की जरूरत पड़ेगी प्रूफ करने के लिए। अगर दोस्तों इस वाला ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित है और इसके माध्यिकाएं क्रमशः m1 और m2 है, तो इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, दोनों त्रिभुज त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, त्रिभुज डीबीसी के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनके माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होगा। मतलब इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा m1 अनुपात m2 होगा, m1 अनुपात m2 के बराबर होगा। इनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा, मतलब m1 अपॉन m2 के बराबर होगा इनके क्षेत्रफल का, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ, ये सारी चीजें क्लियर है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब दो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। मतलब अगर ए त्रिभुज एबीसी और डीबीसी एक ही आधार पर स्थित है तो ऐसी स्थिति में उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा और उनके माध्यिका क्रमशः m1 और m2 है तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा m1 अनुपात m2 होगा, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे? लेकिन ये चीज कहाँ से निकल कर आया, तो आइए हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है? हमें यही प्रूव करना है कि जब दो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है, यही प्रूव करना है। तो आइए प्रूव कर लेते हैं। तो प्रूव करने के लिए दोस्तों मैंने सबसे पहले दो त्रिभुज बनाए एक ही आधार पर। एक त्रिभुज मैंने एबीसी बनाया, एक त्रिभुज मैंने बीबीसी बनाया, और जो एक ही आधार पर स्थित है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए शीर्ष से एक माध्यिका खींची। तो मैंने ए शीर्ष से एक माध्यिका, मैंने क्या किया, ए शीर्ष से एक माध्यिका खींची और जो माध्यिका है उसका नाम मान लीजिए m1 है। इसी प्रकार तो मैंने डी शीर्ष से दूसरे त्रिभुज में, इसी प्रकार तो दूसरे त्रिभुज में डी शीर्ष से मैंने एक माध्यिका खींची जिसका नाम है m2, जिसका नाम है m। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर, यहाँ तक सारी चीजें। तो मैंने क्या किया, ए शीर्ष से एक लंब डाल दिया। तो इस त्रिभुज एबीसी में ए शीर्ष से एक मैंने लंब डाल दिया, एक लंब डाल दिया। इसी प्रकार मैंने दूसरे त्रिभुज में डी शीर्ष से एक लंब डाल दिया सामने वाली भुजा पर जो सेम आधार था उस पर। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे? दोस्तों ये अगर मैं इस वाली आकृति को देख रहे कहोगे? हाँ, इस वाली आकृति को देख रहे कहोगे? हाँ, इस वाली आकृति को देख रहे कहोगे? तो इस वाली आकृति में ये भी लंब है, ये भी लंब है। हाँ दोस्तों, इस वाली भुजा पर ये लंब है और दूसरा लंब ये है। अगर दोस्तों इसी वाली भुजा पर एक लंब ये है और एक लंब ये है तो ये दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये हमारी क्या है, एक डंबल आकृति है और इस डंबल आकृति में इस शीर्षाभिमुख के सामने वाले इस शीर्षाभिमुख के सामने वाले जो लंब है वो क्या है, एक दूसरे के समांतर है। मान लीजिए जो लंब पहला खींचा था मैंने, जो लंब खींचा था पहला वो h1 है और जो दूसरा लंब खींचा था मैंने दूसरे त्रिभुज में उसका नाम है h2। अगर दोस्तों इस शीर्षाभिमुख इस डंबल वाली आकृति में इस डंबल वाली आकृति में इस शीर्षाभिमुख के सामने वाले दोनों लंब है वो समानांतर है, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों क्या होंगे, त्रिभुज समरूप होंगे। मैंने बताया था आपको। और आपको चित्र की पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस माध्यिका का इस माध्यिका के साथ जो अनुपात होगा, ऐसी स्थिति में तो अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात दोस्तों इस भुजा के साथ भी होगा। मतलब देखा जाए तो h1 अपॉन h2 जो होगा बराबर होगा
m1 अपॉन m2 के, मतलब दोनों लंबाई, मतलब दोनों त्रिभुज के लंबों का जो अनुपात होगा वो दोनों त्रिभुज की माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होगा। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है हो गया। और आपको अच्छी तरीके से पता है, और आपको अच्छी तरीके से पता है, और आपको अच्छी तरीके से पता है, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब दो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित होते हैं, जब दो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, जब दो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित होते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज जो है डीबीसी एक ही आधार पर स्थित हो गए। और आपको अच्छी तरीके से बताया कि जब दो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। अगर दोनों त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात जो है m1 अपॉन m2 है तो इनके क्षेत्रफल का भी अनुपात क्या होगा, m1 अपॉन m2 ही होगा। मतलब दोनों जो त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो m1 अपॉन m2 के बराबर होगा, मतलब दोनों माध्यिकाओं की लंबाई के अनुपात के बराबर होगा। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि दोनों जो त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफल का, दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि दोनों जो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित थे उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात है उनकी माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर है। तो यही से एक नियम रहता है कि जब दो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, आइए हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं और ये पूरी तरीके से चैप्टर आपका पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि दी गई आकृति में m1 m2 जो है त्रिभुज एबीसी और डीबीसी मैं यहाँ पर डीबीसी कर देता हूँ। ठीक है, कह रहा है कि दी गई आकृति में m1 और m2 जो है त्रिभुज एबीसी और डीबीसी की माध्यिकाएं हैं। कह रहा है दोनों त्रिभुज की माध्यिकाओं का अनुपात 2:5 है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है वैसी मैंने आकृति बना लिया और इसका कोई यहाँ पर वजूद नहीं है। आकृति बनाने यहाँ पर जो आकृति बनाकर दिखाई गई है उसका कोई वजूद नहीं है, आप तुरंत बता सकते हो, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो सबसे पहले जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई थी वैसी मैंने आकृति बनाई। कह रहा है कि ये जो आकृति दिख रहा है इसमें m1 और m2 जो दिख रहा है त्रिभुज एबीसी और डीबीसी की माध्यिकाएं हैं। कह रहा है कि दोनों त्रिभुज की माध्यिकाओं का अनुपात क्या 2:5 है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों जो त्रिभुज हैं एक ही आधार पर स्थित है और आपको चित्र ये पता है कि जब दो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। अगर दोस्तों त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी एक ही आधार पर स्थित है तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होगा। अगर माध्यिकाओं का अनुपात 2:5 दिया गया है तो इनके क्षेत्रफल का भी अनुपात क्या होगा 2:5 ही होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया दोनों जो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित है, अगर उनकी माध्यिकाओं का अनुपात 2:5 है तो उनके क्षेत्रफल का भी अनुपात 2:5। ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो हाँ ये सारी चीजें समझ में आ गई है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। दोस्तों ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से आपका खत्म हो चुका है। कल हम शुरुआत करेंगे एक नया चैप्टर ज्योमेट्री के अंदर जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत, नमस्कार।